हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का आईएमआरई का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आईएमआरई का एग्ज़ाम कैसा गया। जो क्वेश्चन बताया था मैंने, वहाँ से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो आज के इस मैराथन क्लास में हम UEE का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को कवर करेंगे। तो आप लोग इस मैराथन क्लास से जुड़े रहिए और सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं। ठीक है, तो इसके बाकी UEE का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF हम अपलोड कर दिए हैं। बाकी UEE का जितना भी नोट्स है वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल दोनों पर ही पड़ा है, तो आप लोग वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर जो तैयारी कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी एक क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लोग इस मैराथन क्लास से लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकैंडेसेंट होता क्या है। तो देखिए, इनकैंडेसेंट का हिंदी मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिलामेंट को गर्म करने पर, हीट करने पर जो लाइट प्रोड्यूस होता है, इसी घटना को, इसी फिनोमिना को इनकैंडेसेंट बोला जाता है। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है उद्दीप्त या उद्दीपन। ठीक है, तो इनकैंडेसेंट का यही मतलब होता है। अगर हम कहें इनकैंडेसेंट लैंप, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिलामेंट को हीट किया जाएगा और उस हीट करने से हमको लाइट मिलेगा। इनकैंडेसेंट का सिंपल मीनिंग यही होता है। अब हम देखते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप का डिफिनीसन क्या होगा। जब एग्जाम में अगर इनकैंडेसेंट लैंप आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे। तो इनकैंडेसेंट का मीनिंग आपको पता चल गया कि प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट बाय हीटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी पदार्थ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर लाइट को प्रोड्यूस करना ही इनकैंडेसेंट कहलाता है। तो इनकैंडेसेंट लैंप, जैसे आप अगर इसका एग्जांपल बताएं तो आप लोगों ने घरों में जो 100 वाट का लाइट देखा होगा, वो एक प्रकार का इनकैंडेसेंट लैंप है। और यह इनकैंडेसेंट लैंप क्यों है? क्योंकि इसमें फिलामेंट पदार्थ लगा होता है और फिलामेंट पदार्थ को जब इलेक्ट्रिक हीट प्रदान करते हैं तो यह हमको विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे इनकैंडेसेंट लैंप कहा जाता है। तो इसको हम डिफाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि उस टाइप का लैंप जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से फिलामेंट के हीट होने के कारण विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, उस टाइप के लैंप को इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा। इनकैंडेसेंट लैंप का जो आकार होता है, जो साइज शेप होता है, वो लगभग राउंड शेप होता है, मतलब राउंडेड शेप होता है। तो इनकैंडेसेंट लैंप का डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट हीटिंग इफेक्ट के कारण विजिबल लाइट प्रोवाइड करता है तो इसी घटना को या इसी फिनोमिनन को इनकैंडेसेंट कहते हैं। कहने का मतलब जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है वह इनकैंडेसेंट के प्रिंसिपल या इनकैंडेसेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, जैसे घरों में जो 100 वाट का बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, वो एक प्रकार का इनकैंडेसेंट लैंप है। तो ऐसा कोई भी लैंप जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट के हीट होने पर लाइट प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। अब हम देखते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना किस प्रकार से होता है। वैसे तो आप लोगों ने इनकैंडेसेंट लैंप अपने डेली लाइफ में ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके सभी पार्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो यही हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। तो देखिए, जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है, इसका मुख्य एलिमेंट होता है एक फिलामेंट। तो इसका मुख्य एलिमेंट एक फिलामेंट होता है। यह क्या होता है, दो लीड के एक्रॉस कनेक्ट रहता है। लीड जो होता है सपोर्ट ग्लास के साथ अटैच रहता है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, लीड जो है वो सपोर्ट ग्लास के साथ अटैच रहता है। फिलामेंट के रूप में हम इसमें टंगस्टन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इसमें दो सपोर्ट वायर रहता है जो कि फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो सपोर्ट वायर होता है वह मोलिब्डेनम का बना होता है। लैंप का आउटर भाग जो होता है वो ग्लास का बना रहता है,
बल्ब पूरी तरह से क्लोज रहता है। कहने का मतलब बल्ब में एयर नहीं रहता है। बल्ब के अंदर जो होता है आर्गन तथा नाइट्रोजन, जिसमें आर्गन की मात्रा 85% और नाइट्रोजन की मात्रा 15% रहता है, और इन्हीं गैसों को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप होता है वह पूरी तरह से वैक्यूम रहता है, उसमें एयर नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस रहता है, और इसे ही हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो ये गैसें इसलिए भरे जाते हैं इस प्रकार के लैंप में, ताकि जो गैस का जो फिलामेंट हो वो ऑक्सीकृत ना हो। तो ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसमें इनर्ट गैस भरा जाता है। और बल्ब के सबसे निचले भाग पर, जहाँ जिसको आप अपने होल्डर में लगाते हैं, वहाँ पर कैप बना होता है, और इसी कैप पर जो है 2 टर्मिनल लोकेट रहता है, मतलब स्थित रहता है, और इसी के द्वारा हम विद्युत सप्लाई प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट के बारे में हम देखते हैं। अब हम जो कि हमको एग्ज़ाम में लिखना है और आपको अपने नोट्स में लिखना है, वो आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे या तो पूरा इसके बारे में एक ही बार में लिख देंगे, या फिर इसके एक एक पार्ट को हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन आप इनकैंडेसेंट लैंप है, इसके फिलामेंट के बारे में देखते हैं। तो इसके फिलामेंट के रूप में हम बहुत पतले तार का उपयोग करते हैं, और ये जो तार होता है यह टंगस्टन का बना होता है, और जब इस तार से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो हमें लाइट प्रदान करता है। अब देखिए इसमें होता है एक कॉन्टैक्ट वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर जो होता है वो क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक करंट को फिलामेंट तक पहुंचाता है। इसमें देखिए अगला है आपका इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जो है वह फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इसमें अगला है आपका सपोर्ट वायर। तो सपोर्ट वायर का क्या काम होता है, सपोर्ट वायर जो होता है फिलामेंट को होल्ड किए रहता है। फिर अगला है बल्ब। तो बल्ब क्या होता है, एक मतलब कि या तो वैक्यूम या तो इनर्ट गैस इनक्लोज रहता है, और जो आपका बल्ब के निचले का भाग हो जहाँ पर कैप होता है, वो क्या होता है, वो कैप जो होता है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि इनकैंडेसेंट लैंप किस प्रकार से बना होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप वर्क कैसे करता है। तो देखिए सब इनकैंडेसेंट लैंप, अभी हमने आपको बताया जो 2 टर्मिनल होते हैं उस टर्मिनल से सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो फिलामेंट के अक्रॉस करंट फ्लो करता है। अब जो है टंगस्टन है, आपको पता है टंगस्टन का फिलामेंट जो है उसका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी हाई होता है, जिससे फिलामेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे हम करंट का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। अब जब फिलामेंट जो है आपका वो हाई हीट यानी कि उच्च हीट हो जाता है तो वह लाइट ग्लो करता है। आपको बता दें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब जब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसका जो हीट होगा ये, तो यह मेल्ट कर जाएगा, लेकिन इतने तापमान तक पहुंचने से पहले यह लाइट ग्लो करता है। तो इसलिए जो फिलामेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। अब जब फिलामेंट जो है हाईली हीट होकर लाइट ग्लो करता है तो उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटान के फॉर्म में रिलीज करता है, और जब फोटान रिलीज होता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लाइट एमिट करता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है हमेशा, कि इनकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल टंगस्टन का यूज किया जाता है, बल्कि अन्य मटेरियल का भी यूज किया जाता है। जैसे टंगस्टन हो गया आपका, कार्बन, टैंटिलम हो गया, ओस्मियम हो गया। तो ये सब जो मटेरियल हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, अगर एग्जाम में ये नहीं पूछता है तो ये भी पूछ सकता है
कि इनकैंडेसेंट लैंप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन के अलावा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। तो अगर इनकैंडेसेंट लैंप के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे जो 100 वाट का बल्ब होता है वो 10 रुपये का आता है। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। और देखिए जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है वह नॉर्मल वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो जाता है और इसका रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप होता है यह विभिन्न साइज व विभिन्न प्रकार के शेप में उपलब्ध होते हैं। कभी कभी आपने बिल्कुल राउंड शेप का देखा होगा, कभी कभी कम राउंड शेप का होता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, ये विभिन्न साइज के और विभिन्न शेप में अवेलेबल होते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका लाइफ जो होता है अन्य लैंपों की अपेक्षा कम होता है और ये पावर जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विद्युत अवरोधन क्या है। विद्युत अवरोधन क्या है मतलब कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो चैप्टर 5 है इलेक्ट्रिक ड्राइव उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब होता है विद्युत अवरोधन, इसे हिंदी में बोलते हैं। और ब्रेकिंग शब्द जो होता है वो ब्रेक से लिया गया है। ब्रेकिंग शब्द जो है ब्रेक से लिया गया है। और ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक किसी भी चलने वाले या घूमने वाले उपकरण जैसे वाहन हो गया, लोकोमोटिव हो गया आदि को गति को कम करने के लिए एक उपकरण है। मतलब ब्रेक जो होता है वो किसी भी वाहन या लोकोमोटिव की गति को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्रेक लगाने की प्रक्रिया को ब्रेक लगाना कहा जा सकता है। देखिए जो ट्रैक्शन सिस्टम में गाड़ी होती है, जो ट्रैक्शन सिस्टम में लोकोमोटिव होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनकी गति क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इन गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम जो होना चाहिए जितना ही अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगा ट्रैक्शन सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। और देखिए हम जानते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में विभिन्न प्रकार के मोटर का प्रयोग होता है। तो जो आपका जो अगर इसमें विभिन्न प्रकार के मोटर का प्रयोग हो रहा है तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी अलग अलग होगा। तो जो देखिए ब्रेकिंग सिस्टम को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उसको देख लिए। और ये जो तीन मेथड हैं ब्रेकिंग करने के लिए, ये जो होते हैं लगभग सभी प्रकार के मोटरों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तीन मेथड होता है। पहला होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरा होता है प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग और तीसरा होता है डायनेमिक ब्रेकिंग। रीजनरेटिव को पुनर्योजी ब्रेकिंग कहते हैं, प्लगिंग इसको बोलते हैं, इसको डायनेमिक ब्रेकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी एक विधि का वर्णन करना है हमको एग्जाम में, तो पुनर्योजी ब्रेकिंग देखते हैं। पुनर्योजी ब्रेकिंग क्या होता है, देखिए इस विधि में गाड़ी की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके सप्लाई प्रणाली को वापस भेज दिया जाता है। मतलब जो लोकोमोटिव होता है आपका उसकी गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और जो सप्लाई प्राप्त होता है उसको हम वापस भेज देते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। फिर देखिए इस ब्रेकिंग विधि को रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मोटर जो है आपका वो जनरेटर का काम, मतलब मोटर जनरेटर काम करेगी, मतलब बिजली का उत्पादन करेगी और सप्लाई को ही क्या करता है, लोड यानी मोटर से पावर दी जाती है। तो इस प्रकार से ब्रेकिंग सिस्टम का जीवन काल भी अधिक होगा क्योंकि वहाँ घिसने वाला अवयव नहीं होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, विद्युत ब्रेकिंग के लाभ को लिखिए। तो देखिए विद्युत ब्रेकिंग के इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होता है यह इकोनॉमिकल और बहुत फास्ट होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें किसी भी प्रकार के मैकेनिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है। और तीसरा है इसमें अधिक मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा इसमें इसका ऑपरेशन क्लीन और डस्ट फ्री होता है। और नेक्स्ट देखिए इसमें है यह ब्रेकिंग बहुत स्मूथ होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है। और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होता है इसमें अगर हम क्लोज लूप का प्रयोग करते हैं तो इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रदीपन योजना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदीपन योजना से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए किसी स्थान विशेष पर जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से प्रदीपन करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे प्रदीपन योजना कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए 3 प्रकार का होता है आपका प्रदीपन योजना, इल्यूमिनेशन स्कीम जो कह सकते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना। तो जो प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना इसके नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। कहने का मतलब जो लाइट से निकलने वाला सोर्स, मतलब जो लाइट सोर्स से जो लाइट प्राप्त होता है
उसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको लाइट की आवश्यकता होती है। तो देखिए यह प्रकाश योजना का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने प्रकार है। इस लाइटिंग स्कीम में कुल लाइट फ्लक्स का 90% मतलब जितना भी लाइट होता है उसका 90% से ज़्यादा क्या होता है सीधे वर्किंग प्लेन पर गिराया जाता है। और इसका क्या होता है, इसमें बहुत कम भाग वेस्ट होता है, मतलब 90% हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, 10% ही इसका वेस्ट होता है। और इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से औद्योगिक व आउटडोर प्रकाश व्यवस्था के लिए करते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका कि अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना, मतलब इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट है, तो मतलब जितना लाइट हमको चाहिए वो डायरेक्ट वो मतलब वर्क प्लेन पर नहीं गिराते हैं। देखिए इसमें अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर न डालकर लैंपों की स्थिति तथा उनकी संख्या को एडजस्ट करके डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द्वारा अर्थात बॉल फिटिंग का प्रयोग करके इस दीवारों व छत से परावर्तित प्रकाश द्वारा छाया रहित प्रकाश सतह पर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इस प्रकार के प्रकाश योजना की आवश्यकता ड्राइंग हॉल, कंपोजिंग रूम व कार्यशालाओं आदि में जहाँ पर छाया पड़ने पर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है वहाँ करते हैं। तो ये जो आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम होता है उस स्थान पर करते हैं। कहीं भी जैसे होता है ना, कहीं कहीं छाया पड़ता है तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और कार्य में बाधा उत्पन्न होता है, तो उस स्थान पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका अर्ध प्रत्यक्ष मतलब सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इस योजना में प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश का 60% से 90% तक प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। फिर देखिए इसमें अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप योजना, ठीक है, मतलब सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस लाइटिंग स्कीम में प्रकाश स्रोत का जो प्रकाश होता है 60% से 90% तक प्रकाश हम इनडायरेक्ट रूप में 10% से 40% तक प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। अब इसमें देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैद्युत चालन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों को लिखिए। तो देखिए जिस प्रणाली, सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत चालन होता क्या है। तो देखिए जिस प्रणाली का उपयोग किसी वैद्युत मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, इस प्रकार की प्रणाली को विद्युत ड्राइव कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में वह ड्राइव जो विद्युत मोटर का उपयोग करती है विद्युत ड्राइव कहलाती है। अब इसके हम देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसके पास लार्ज रेंज का टार्क, गति व पावर होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसका वर्किंग जो होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशन से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है वो प्रदूषण मुक्त होता है। अगला देखिए इसमें है इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और इसकी जो इफ़िशियंसी होती है काफ़ी हाई होती है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब कि घरेलू कार्य के जो लिए उपकरण होते हैं उसके लिए कौन कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं, उल्लेख कीजिए। तो देखिए घरेलू कार्य को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए हम कई प्रकार के विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अगर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है तो उसके लिए हम सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एसी इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। दूसरा है वॉशिंग मशीन, तो इसके लिए हम साइडेड पोल एसी इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। और वातानुकूलन मतलब कि एयर कंडीशनिंग है तो उसके लिए सिंगल फेज स्टार्ट एसी इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। पंखे तथा कूलर के लिए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर के लिए हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। एक रेफ्रिजरेंट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट से आप क्या समझते हैं। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेटर होम डोमेस्टिक में मतलब घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसको डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर उसके कार्य सिद्धांत को भी समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता क्या है। तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा कि वह कूलिंग मशीन जिसके द्वारा किसी स्पेस या सिस्टम अथवा पदार्थ के ताप को उसके परिस्थान ताप मतलब कि उसके चारों ओर के ताप से कम किया जाता है तथा इस न्यून ताप को कायम रखा जाता है, इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। कहने का मतलब एक ऐसा कूलिंग मशीन जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को उसके सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उससे कम करके और उस ताप को कायम रखते हैं, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेंट किसे बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेंट देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो है
एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु पदार्थ सिस्टम के ताप को वाटर के जमाव बिंदु से न्यून ताप पर लाकर सतत कायम रखा जा सकता है। कहने का मतलब जो आप लोग फ्रिज देखते हैं उसको यहाँ पर हम डिफिनेशन दे रहे हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पदार्थ सिस्टम के ताप को वाटर के जमाव बिंदु मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, कम से कम 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बनाया जाता है और उस ताप को कायम रखा जाता है। इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। और जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है वह घरेलू उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। और आपको बता दिए हैं जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो एक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्या क्या लगा रहता है आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। मोटर, कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर, हाई प्रेशर पाइपलाइन होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये सब कंपोनेंट मिलकर एक रेफ्रिजरेटर का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसकी प्रणाली के मुख्य भाग निम्न है, मतलब कि कंप्रेसर मोटर हो गया, स्टार्टिंग रिले, थर्मोस्टेट, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये सब कंपोनेंट मिलकर एक फ्रिज का निर्माण करते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होगा इस प्रकार से बनेगा और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। इस डायग्राम को एक बार आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरा इसका डायग्राम है और इसमें देखिए फेज और न्यूट्रल से यहाँ से इसको सप्लाई किया जाता है। ये आपका थर्मोस्टेट है। जो थर्मोस्टेट स्विच होता है इसका क्या काम होता है, यह रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसको कायम रखता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स लगे हैं, स्टार्टिंग रिले, रनिंग वाइंडिंग है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अब जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट लगे हैं इन कंपोनेंट को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए थर्मल ओवरलोड रिले लगा है, इसका क्या काम होता है, यह क्या होता है, यह एक रक्षण युक्ति होता है जो ओवरलोड की अवस्था में कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई मोटर को क्या करता है, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ओवरलोड रिले का कार्य होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग और यहाँ पर कंप्रेसर मोटर लगा है। तो आपके सवाल होगा इसमें कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं और किसका यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और ये सब वाइंडिंग है। तो आपको बता दें इसमें जो है स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो आप रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं इसमें स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले लगा होता है उसका काम क्या होता है आपको बता दिए। इसका काम जो होता है यह क्या करता है, एक प्रोटेक्टर डिवाइस होता है और ओवरलोड के साथ जो ओवरलोड में कंप्रेसर के साथ मोटर जुड़ा होता है, मतलब जो स्क्वायरल केज मोटर है आपको बताए मोटर जुड़ा होता है, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक थर्मोस्टेट स्विच है। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है, यह रेफ्रिजरेटर के अंदर आवश्यक ताप को कायम रखता है। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -7 से +5 डिग्री। और इसके जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अन्य भागों का टेम्परेचर जो होता है वो +7 डिग्री से +15 डिग्री तक होता है। और आपको बता दें जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर का ताप जो होता है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टार्टिंग रिले। स्टार्टिंग रिले जो होता है वो क्या करता है, मोटर के साथ लगी हुई जो मोटर होता है उसी को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। मतलब जो कंप्रेसर के साथ जो मोटर लगी होती है, कंप्रेसर के साथ जो मोटर लगी होती है उसी को यह स्टार्ट करता है। तो यही आपको एग्जाम में बनाना है और इतना ही लिखना है आपको। जब आपसे क्वेश्चन अगर ये आएगा रेफ्रिजरेटर से आप क्या समझते हैं, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है और इसके बारे में जितने कंपोनेंट लगे उसको बारे में लिखना है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वाटर कूलर, जो वाटर कूलर होता है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट आरेख को बनाओ और उसकी कार्यविधि समझाइए। तो वाटर कूलर आप लोगों को पता होगा कि वाटर कूलर होता क्या है। इसका सामान्य सा डेफिनेशन है कि वह कूलिंग मशीन जो किसी वस्तु पदार्थ आदि को कूल करता है, कूलर कहलाता है, जैसे वाटर कूलर। और वाटर कूलर जो होता है वह कूलिंग मशीन है
जो पानी को ठंडा करता है, कूलर क्या करता है, वाटर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करता है। कहने का मतलब वाटर कूलर जो होता है वो क्या करता है, वाटर को कूल करता है। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, 60 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को कूल करता है। और जो वाटर कूलर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर, जिसको हम प्रेशर टाइप वाटर कूलर भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। तो जो इंस्टेंटेनियस टाइप, नाम से पता चल रहा है तात्क्षणिक मतलब तुरंत, इस जो इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर होता है इसमें क्या होता है, वाटर कूलर जो होता है उसमें पानी अंदर आते ही तुरंत ठंडा हो जाता है। और जबकि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर में क्या होता है, जो पानी उसमें स्टोर किया जाता है वो पानी ठंडा होता है। तो यहाँ पर एक दोनों में से किसी एक का मतलब या तो इंस्टेंटेनियस या तो स्टोरेज टाइप, दोनों में से किसी एक का सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो यूज होता है इसमें, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, इसी डायग्राम को बना देना है आपको एग्जाम में। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा था इसलिए नोट्स में नहीं बनाया गया है। इसी डायग्राम को देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा। इसमें जितने कंपोनेंट है उसका नोट्स हम दे देंगे, यहाँ पर बता नहीं रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का सिद्धांत, संरचना तथा कार्य सिस्टम का वर्णन कीजिए। इसमें प्रयुक्त संपूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट खींचिए। तो जो एयर कंडीशनर के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं, एयर कंडीशनर को हम एसी यानी कि वातानुकूलक भी बोलते हैं। यह क्या करता है, यह गर्म हवा को सोखता है और उसमें अंदर लगे जो रेफ्रिजरेंट लगा होता है और कॉइल से प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर निकालता है। यह वातावरण को ठंडा रखने का कार्य करता है। अब देखिए एयर कंडीशनर के कार्य क्या क्या होते हैं। एयर कंडीशनर के कार्य, एयर कंडीशनर जो होता है वो ताप को नियंत्रित करता है। आर्द्रता मतलब कि जिस रूम में हम लगाते हैं या जिस स्थान पर लगाते हैं वहाँ की नमी को नियंत्रण करता है। वायु की सफाई करता है, मतलब जिस प्रकार की वायु की आवश्यकता होती है वो उस प्रकार से यह वायु उत्पन्न करता है, मतलब कि वायु की यह सफाई करता है और वायु प्रवाह को भी यह नियंत्रण करता है। अब एयर कंडीशनर काम कैसे करता है इसको हम समझने के लिए इसके जितने भी पार्ट होते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो एयर कंडीशनर को कौन कौन से पार्ट होते हैं, इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाली ये कंपोनेंट एक एयर कंडीशनर में लगे होते हैं। और डायग्राम की बात करें तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। अब यही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को एग्जाम में बना के यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लिखे गए हैं, जैसे इवेपोरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल आपको लिख देना है और आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर 4 जो है एंड होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सोल्यूशन जहाँ तक हो सकता था हमने आपको बता दिया। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है इंडक्शन हीटिंग मतलब कि प्रेरण तापन। तो ये जो इंडक्शन हीटिंग होता है ये रेजिस्टेंस हीटिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इंडक्शन हीटिंग है तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग में फैराडे का नियम लागू होता है। तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल को हम एडी करंट के हेल्प से हीट करते हैं और इसीलिए इसको एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। आप लोगों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पढ़ा होगा या फिर फैराडे का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। उस नियम में यही है कि जब हम मतलब कि किसी मेटल में करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उस मेटल को जब कट करता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होता है, इसे एडी करंट बोलते हैं। ये तो नॉर्मली चीज़ है, आप लोगों को पता होगा एडी करंट फ्लो होता है। तो जो एडी करंट यहाँ पर होता है उसका कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो एडी करंट होता है उस मेटल को हीट के फॉर्म मतलब कि वो जो एडी करंट होता है उस मेटल को हीट करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन हीटिंग जो होता है वो फैराडे का नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करता है और उसकी सहायता से एडी करंट उत्पन्न होता है। और जो एडी करंट उत्पन्न होता है उसी से क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है, जो मेटल वर्कपीस होता है, जो चार्ज होता है वो गर्म हो जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है इसका प्रयोग हम जो मेटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है उस प्रकार के मटेरियल्स को गर्म करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है।
अब यहाँ पर आपको हम चित्र के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन हीटिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक मेटल वर्क पीस लिया है और इसके ऊपर कॉइल को लपेट दिया है। अब जो यहाँ पर कॉइल है वो कॉपर का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी हीट प्रोसेस में जिस मटेरियल को हम हीट करते हैं उसे चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ हम जो मेटल वर्क पीस है उसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो मेटल वर्क पीस है उसके ऊपर कॉइल लपेटा गया है। अब कॉइल के अलोंग हम एसी सप्लाई देते हैं। तो जो वहाँ पर एसी सप्लाई जब देते हैं तो आपको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसका नेचर जो होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और जब हम जो फ्लक्स है वो मेटल वर्क पीस को कट करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मेटल वर्क पीस है और जो फ्लक्स जनरेट हुआ ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो उस मेटल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो ईएमएफ के कारण क्या होता है, मेटल में एक करंट फ्लो होता है और इसे ही हम बोलते हैं एडी करंट। अब देखिए यहाँ पर जो एडी करंट उत्पन्न हुआ है इसका कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है, इसलिए यह एडी करंट जो होता है इसका ये हीट के फॉर्म में आ जाता है और इस वजह से हमारा जो मेटल वर्क पीस जिसे हम हीट करना चाहते थे वो हीट हो जाता है। तो इस तरह से हम एडी करंट की सहायता से मेटेलिक मटेरियल, मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, उस प्रकार के मटेरियल को हीट करते हैं, इसलिए इसे एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इंडक्शन हीटिंग होता है इसका आजकल बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो इसके पहले हमने अभी आपको बताया कि जो वो रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है उसमें भी क्या करते हैं, हम किसी न किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, लेकिन इन सब की तुलना में हम इंडक्शन हीटिंग के जो होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इसमें शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय लगता है। कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग की सहायता से हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट गर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो हीटिंग में समय लगता है और जो बाहर जो कुछ जो हीट होता है वो बाहर चला जाता है, इससे क्या होता है, इससे समय की कमी होती है, मतलब कम समय में ही हम वस्तु को हीट कर सकते हैं। और इसका जो इफिशियंसी होता है वो 19% होता है, 90% मतलब 90% होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना होता है उसको तो हम डायरेक्ट हीट करते हैं, इससे क्या होता है, जो हीट होता है वो बर्बाद नहीं होता है। और अगला होता है इसमें इसका एडवांटेज है बेटर कंट्रोल। कहने का मतलब जो इंडक्शन हीटिंग है इसमें हम तरह तरह के फीचर आसानी से जोड़कर उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये जो है, जो आपका इंडक्शन हीटिंग होता है यह जो होता है बिल्कुल साफ और क्लीन होता है। कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें वस्तु को सीधे गर्म किया जाता है और किसी भी प्रकार का ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है। अब बात आता है कि अगर इंडक्शन हीटिंग आपके एग्जाम में पूछता है कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आप कंटेंट को देख कर लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे कि इंडक्शन हीटिंग जो होता है एक हीटिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर मेटल वर्क पीस को एडी करंट के हेल्प से हीट करते हैं, इसलिए इसे एडी करंट हीटिंग कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमने आपको फिगर में पूरा चित्र में समझाया वही हमने आपको यहाँ पर लिखा भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मतलब कि कैसे काम करता है यही आपको समझाना है। ये होता क्या है, सबसे पहले हमने इनकैंडेंसेट लैंप का यूज किया, उसके बाद CFL लैंप का। अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक LED लैंप का उपयोग किया जा रहा है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। यह जो होता है एक प्रकार का डायोड होता है। जब इस डायोड के अंदर से करंट फ्लो होता है तो यह डायोड इसको लाइट के फॉर्म में बदल देता है। यहाँ पर लाइट जो है तभी प्रोड्यूस होता है जब डायोड के भीतर स्थित पार्टिकल जो हैं इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में। कहने का मतलब LED जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है, एक प्रकार का डायोड होता है। और LED एक प्रकार का डायोड है तो इसे किससे बनाया जाता है, इसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। और यह लाइट तब प्रोड्यूस करता है जब इसके अंदर जो पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तब यह लाइट को एमिट करता है। देखिए जो LED होता है इसको हम सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सॉलिड स्टेट डिवाइस किसे कहते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब बताइए। तो आप लोग समझ लीजिए LED को सॉलिड स्टेट डिवाइस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लाइट उत्पन्न होता है वह सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल से जनरेट होता है। जो LED लाइट उत्पन्न करता है वो किसके जरिए करता है, सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही उत्पन्न करता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहा जाता है। अब देखिए अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो LED में आप लोग देखे होंगे जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, आपने LED जरूर देखा होगा, इस प्रकार का दिखता है। आप लोग देख लीजिए
एलईडी में क्या होता है, मुख्यतः दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें एक इसके इन दोनों पी टाइप एन टाइप दोनों के बीच में क्या बनता है, एक डिप्लीशन लेयर बनता है। आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। इन्हीं ये दो एलिमेंट होता है, इसी में क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को में प्लेस करते हैं इसको, और एक रीजन की फॉर्मेशन होती है जिसे कि पीएन जंक्शन कहा जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। कहने का मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो एलईडी होता है इसका कंस्ट्रक्शन में इसको 3 लेयर से बनाया जाता है। पहला क्या होता है, पी टाइप, और दूसरा एन टाइप, और दोनों परतों के बीच में एक एक्टिव रीजन जिसे डिप्लीशन लेयर या पीएन जंक्शन बोला जाता है, ये होता है। अब जो पी टाइप होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री होल्स होते हैं, और जब ये एन टाइप होता है वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों के कंबाइन से क्या उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होता है। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल होता है। देखिए वर्किंग कैसे होता है इसका, जब हम एलईडी को फॉरवर्ड बाइस में सप्लाई देते हैं, कहने का मतलब जब एलईडी को हम फॉरवर्ड बाइस में सप्लाई देते हैं तो जो एन टाइप मतलब कि एन टाइप लेयर जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो पी टाइप लेयर है जिसमें कि फ्री होल्स हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक्टिव रीजन की ओर मूव करने लगते हैं। और जो एक्टिव रीजन है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स दोनों मिलकर ऊर्जा के रूप में विजिबल एंड अनविजिबल मतलब कि दृश्य और अदृश्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से इसका कुछ वर्किंग होता है। अब हम वर्किंग को डिटेल में देखते हैं। देखिए वर्किंग इसमें कुछ इस प्रकार से होता है। एक एलईडी टू लीड सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होता है। यह एक पीएन जंक्शन स्लाइड होता है जो कि एक्टिव होने पर लाइट एमिट करता है। जब उसके लीड्स को सुटेबल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन डिवाइस में इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं जिससे वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं एलईडी के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो अगर हम एलईडी के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला इसमें है, एलईडी को जलाने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज और करंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखिए इस डिवाइस को कोई भी हीटिंग और वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो एलईडी आपका होता है इसका साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है और इसका वेट भी बहुत लाइट होता है। अन्य लैंप की तुलना में इसका जीवन काल भी 20 साल से अधिक होता है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही रग्ड और इसलिए ये शॉक और वाइब्रेशन को सहन कर सकते हैं। तो ये एलईडी के एडवांटेज है। कभी कभी एग्जाम में एलईडी के बारे में ना पूछकर इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को भी पूछ लेता है। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, आप लोग देखे होंगे एलईडी लाइट जो होता है जब इसको अधिक वोल्टेज अधिक करंट मिलता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है। इस पर थोड़ा भी अधिक वोल्टेज और करंट का इस्तेमाल किया जाता है तो यह आसानी से ख़राब हो जाता है। अब अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे कि इंडिकेटर लाइट में भी आजकल एलईडी का यूज़ किया जाता है। एलसीडी पैनल बैक लाइटिंग जो होता है उसमें भी, और फाइबर ऑप्टिक डाटा ट्रांसमिशन में भी एलईडी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला एलईडी जो होता है इस दुनिया में सन 1907 में लाया गया। तो यहाँ पर एलईडी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। स्विच, स्ट्रीट लाइट एंड फ्लड लाइटिंग, इन तीनों के बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट क्या होता है। देखिए तो स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सड़क के किनारे अंधेरे में रात में जब आप लोग देखते होंगे इस सड़क के किनारे एक पोल पर कुछ लाइट लगी होती है, उसी को बोला जाता है स्ट्रीट लाइट। तो देखिए स्ट्रीट लाइट जो होता है ऐसा लाइट होता है जो रोड को इल्यूमिनेट करता है, मतलब रोड को प्रकाशित करता है। यह जो होता है एक टाल पोस्ट पर माउंट होता है। स्ट्रीट लाइट जो है रोड के एज पर लगा होता है, कहने मतलब जो स्ट्रीट लाइट होता है वो रोड के किनारे लगा होता है। और स्ट्रीट लाइट लगाने का उद्देश्य क्या होता है? स्ट्रीट लाइट लगाने का उद्देश्य होता है रात्रि में होने वाले कार्य, जो भी फैक्ट्री वगैरह में कार्य होते हैं, चोरी, लूट एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इतना तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ तो आपको पता होगा कि स्ट्रीट लाइट होता क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जाम में लिखने के लिए वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्ड्स काफ़ी आपके काम आएंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि स्ट्रीट लाइट एक ऐसा लाइट होता है जो रोड को इल्यूमिनेट करता है, और यह जो होता है एक टाल पोस्ट पर माउंट होता है, कहने मतलब एक टाल पोस्ट होता है, कहने का मतलब एक टाल पोल होता है,
उसी पर ये माउंट होता है। और स्ट्रीट लाइट जो होता है रोड के एज पर लगा होता है। स्ट्रीट लाइट जो होता है उसको लगाने का उद्देश्य जो होता है रात्रि में होने वाले कार्य, जैसे रात में क्रिकेट मैच होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वो लाइट लगाते हैं। तो चोरी, लूट एवं जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट का यूज किया जाता है। कहने का मतलब स्ट्रीट लाइट कहें या फिर फ्लड लाइटिंग, तो स्ट्रीट लाइटिंग और फ्लड लाइटिंग ये दोनों ही क्या होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। अब बात आती है टाइम स्विच। तो टाइम स्विच को आप लोग ध्यान से समझिए, टाइम स्विच होता क्या है। ठीक है, टाइम स्विच क्या होता है, तो देखिए आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा कि दिन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो रात को जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है सड़क पर, वो रात को तो जलता ही है, रात को ऑन रहता है, लेकिन कभी कभी दिन में भी सड़कों पर लगी लाइट जो होती है ऑन रहता है। मतलब कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के आधार पर दिन में भी लाइट जलता रहता है, उसको कोई बंद नहीं करता है। इस प्रकार क्या होता है, बिजली अधिक खपत होता है, बिजली का खपत जो होता है अधिक होता है, और जो उसमें वहाँ पर लाइट लगे होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या कर प्रयोग करते हैं, टाइम स्विच का यूज करते हैं। और अगर हम जो सड़कों पर लाइट लगी होती है उसको हम समय से ऑन या ऑफ कर दें तो इससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी और जो सड़कों पर लाइट लगी है उसका जीवन काल जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी समस्या को दूर करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। हम फिर कहें कि इसी समस्या को दूर करने के लिए LDR का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताएंगे कि LDR होता क्या है। LDR कुछ इस प्रकार से काम करता है कि जैसे कि आप अपने फ़ोन देखते हैं, फ़ोन में अगर आप लोग अपना ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑन कर देंगे तो जैसे आप थोड़ा सा अंधेरे में जाएंगे तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, और अगर आप धूप में चले जाएंगे तो उसका ब्राइटनेस जो होगा वो बढ़ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से जो होता है सड़कों पर जो लगी लाइट होता है उसमें LDR का यूज़ किया जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो लाइट क्या होता है, वहाँ पर जलने लगता है, और अधिक उजाले पर लाइट बंद हो जाता है। मतलब कि लाइट को कितना लाइट पड़ रहा है उस पर जो LDR होता है उसको सेंस करता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर टाइम स्विच का भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि LDR होता क्या है। देखिए LDR देखिए होता क्या है। LDR का मतलब होता है ऐसी डिवाइस जो इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके, लाइट के इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके काम करता है। अब जैसे जो होता है आपके फ़ोन में जो ऑटो ब्राइटनेस मोड होता है वो क्या होता है, उसमें वो जो बाहर से प्रकाश आ रहा है उसको क्या करता है, वो उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है और उसी के हिसाब से काम करता है। जैसे आप धूप में जाएंगे तो फ़ोन का ब्राइटनेस जो होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और अंधेरे में आने पर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो फ़ोन को कैसे पता चल रहा है, उसमें क्या लगा है, एक सेंसर लगा है, उसे बोलते हैं LDR। वो LDR क्या करता है, वो सेंस करता है, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करके डिटेक्ट करके यह काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यह लाइट जो होता है, लाइट सेंसर का बाहर जो होता है, लाइट सेंसर बाहर का इल्यूमिनेशन लगातार मॉनिटर करता रहता है। कहने मतलब जो फ़ोन में लाइट सेंसर लगा होता है, और लाइट सेंसर का मतलब कि लाइट सेंसर के रूप में हम LDR का यूज़ करते हैं। तो फ़ोन में जो लाइट सेंसर लगा होता है वो इल्यूमिनेशन को लगातार मॉनिटर करता रहता है, और एक उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है फ़ोन में, और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम स्विच, LDR और स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइटिंग तीनों बता दिया। अब यहाँ पर जो टॉपिक है आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक था, जल्दी इसलिए समाप्त हो जाएगा ये। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रीट लाइटिंग और फ्लड लाइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखिए जो स्ट्रीट लाइट या फ्लड लाइटिंग हम बोले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात, इसका जो प्रारंभिक लागत मतलब इनिशियल कास्ट जो है और ऑपरेटिंग कास्ट जो है वो कम होना चाहिए, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा है वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, मतलब मतलब कि स्ट्रीट जो सड़कों पर लाइट लगी है उससे किसी भी प्रकार का जहरीली गैस व रेडिएशन नहीं मुक्त होना चाहिए, मतलब जहरीली गैस और रेडिएशन से मुक्त होना चाहिए। और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और इसका लाइफ मतलब कि जीवन काल जो होना चाहिए उच्च होना चाहिए। और ये जो लाइट प्रोड्यूस करे, स्ट्रीट लाइटिंग या फ्लड लाइटिंग जो भी है, ये जो लाइट प्रोड्यूस करे तो इसका जो क्वालिटी हो लाइट का काफ़ी हाई हो, मतलब कि हाई लाइटिंग क्वालिटी का होना चाहिए। और जो इसका इल्यूमिनेशन होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। और जो स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइटिंग है इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ की अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ये था आपका स्ट्रीट लाइट के कैरेक्टरिस्टिक, काफ़ी छोटा टॉपिक था इसलिए समाप्त हो गया। ये जो हाइलोजन लैंप होता है वो एक प्रकार का इनकैंडेंसेंट लैंप होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हाइलोजन लैंप होता है वो इनकैंडेंसेंट लैंप का सुधरा हुआ रूप होता है। कहने का मतलब जो भी इनकैंडेंसेंट लैंप में डिसएडवांटेज था उसका, उसको सुधार कर हाइलोजन लैंप डेवलप किया गया। क्योंकि देखिए इनकैंडेंसेंट लैंप जो था उसमें हम
टंगस्टन का प्रयोग करते थे और जो टंगस्टन होता था उसका वाष्पीकरण होता था, इसलिए इनकैंडेंसेंट लैंप का दक्षता मतलब कि इफिशियंसी और लाइफ उसका दोनों कम होता था। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हाइलोजन लैंप जो होता है इसमें आर्गन के साथ साथ आर्गन तथा नाइट्रोजन के साथ साथ थोड़ी मात्रा में हाइलोजन गैस भी भर देते हैं और इसी को बोला जाता है हाइलोजन लैंप। देखिए हाइलोजन गैस भरने से क्या होता है, टंगस्टन का वाष्पीकरण जो इनकैंडेंसेंट लैंप में होता था उसका वाष्पीकरण जो होता है वो रुक जाता है। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कि हाइलोजन लैंप क्या होता है तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि हाइलोजन लैंप जो होता है एक प्रकार का इनकैंडेंसेंट लैंप होता है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप, कहने का मतलब एक ग्लास ट्यूब होता है, सॉरी ट्यूब नहीं, एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप होता है जिसको आप बल्ब भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है और इस एनवेलप में इनर्ट गैस और थोड़ी मात्रा में हाइलोजन गैस यानी कहे तो हम आयोडीन या ब्रोमीन भरा हुआ होता है। या फिर देखिए जो इसमें जो हाइलोजन गैस होता है उसका प्रयोग करने से होता क्या है, क्या हम जैसे कि इनकैंडेंसेंट लैंप में इनर्ट गैस का यूज करते थे, लेकिन अब हाइलोजन लैंप में जो होता है इनर्ट गैस के साथ साथ हाइलोजन गैस का भी यूज किया जाता है। तो इसमें हाइलोजन गैस का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर इसमें हाइलोजन गैस का यूज करते हैं तो जो टंगस्टन का वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण होता था वो लगभग रुक जाता है और हाइलोजन गैस का प्रयोग करने से लाइट आउटपुट मतलब कि जो लाइट आउटपुट आपको इनकैंडेंसेंट लैंप में मिलता था उससे कहीं ज़्यादा लाइट आउटपुट आपको हाइलोजन लैंप में मिलेगा। तो हाइलोजन गैस का यूज करने से लाइट आउटपुट और रेटेड लाइफ, इसका जो जीवन काल है वो दोनों ही बढ़ जाता है। और जो हाइलोजन लैंप की जब बात आती है तो हाइलोजन लैंप जो होता है वो हाई इफिशियंसी, क्वालिटी ऑफ लाइट और हाई रेटेड लाइफ के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप का कंस्ट्रक्शन। आपको हाइलोजन लैंप का डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये जो है आपका टंगस्टन फिलामेंट है और फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। और देखिए यहाँ पर इसमें आपको कॉइल के रूप में दिख रहा होगा, क्या कॉइल के रूप में इसलिए ताकि ज़्यादा स्पेस में, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा एरिया कवर हो सके। अब देखिए ये जो आपका इस जो टंगस्टन फिलामेंट दिख रहा है यहाँ पर इसमें हाइलोजन गैस को फील्ड किया जाता है, जो आपका इनर्ट गैस होता है उसके साथ साथ हाइलोजन गैस का मिश्रण करके इसमें फील्ड किया जाता है। अब इसमें देखिए आपको रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा, रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, हाइलोजन लैंप में जो लाइट प्रोड्यूस होगा उसको रिफ्लेक्ट करने का काम रिफ्लेक्टर करता है। और इसमें आपको यहाँ पर जो बेस दिख रहा है वो क्या करता है, वह जैसे आप इनकैंडेंसेंट लैंप में आपको सपोर्ट वायर दिखाई दिया था तो सपोर्ट वायर क्या करता था, जो फिलामेंट होता था उसको होल्ड करके रखता था। तो इसमें जो है बेस वही काम करता है, मतलब कि हाइलोजन लैंप में फिलामेंट को होल्ड करने का काम बेस करता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैंप टर्मिनल सॉकेट। तो लैंप टर्मिनल सॉकेट का क्या काम होता है, यह जो होता है इलेक्ट्रिक, इसके द्वारा हम लैंप को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हाइलोजन लैंप का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप कैसे काम करता है। तो अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका कार्यविधि जो है वो बिल्कुल इनकैंडेंसेंट लैंप के समान होता है। इसके वर्किंग में केवल एक ही अंतर होता है और वह होता है हाइलोजन साइकिल। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है और ट्यूब होता है उसके मध्य को, जिसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि जब इस लैंप को प्रयोग करते हैं तो जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो बहुत अधिक हीट हो जाता है और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब टंगस्टन मटेरियल जो है वो वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होने पर टंगस्टन के जो कण होते हैं वो गिरने लगते हैं और वो कण जो होते हैं अधिक दूरी तक न फैले, इसलिए जो हाइलोजन लैंप का जो ट्यूब होता है उसका आकार नैरो होता है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा हाइलोजन ट्यूब का, हाइलोजन लैंप जो होता है उसका जो ट्यूब होता है वो अक्सर नैरो मतलब कि सकरा मतलब पतला ही रखा जाता है। अब देखिए इसमें हाइलोजन साइकिल क्या होता है वो समझते हैं। देखिए जब टंगस्टन का वाष्पीकरण होता है तो वह हाइलोजन गैस से रासायनिक अपक्रिया करके उसे फिर से टंगस्टन में बदलकर फिलामेंट पर भेजता है, अर्थात टंगस्टन का जो कण होता है वो फिलामेंट पर चिपका देता है
और यह इसे ही बोलते हैं हाइलोजन साइकिल, और यह साइकिल चलता रहता है और इसी साइकिल को बोला जाता है हाइलोजन साइकिल। तो इस तरह से हाइलोजन लैंप वर्क करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल इनकैंडेसेंट लैंप की तरह होता है। इसको जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसमें हाइलोजन साइकिल होता है, और हाइलोजन साइकिल की वजह से क्या होता है, जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका वेपोराइजेशन जो होता है लगभग रुक जाता है। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसका लाइफ टाइम मतलब इसका जीवन काल जो होता है अधिक होता है। कहने का मतलब इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में यह 10 गुना अधिक इसका जीवन काल होता है। और इसका यह स्टार्ट होता है, मतलब कि यह इनिशियली तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है और ब्राइटर लाइट हमको प्रोड्यूस करता है। इसका साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कि हैलोजन लैंप जो होते हैं ये छोटे साइज के होते हैं। और अगला इसका एडवांटेज है ब्राइटर वाइट लाइट। कहने का मतलब यह हमको बिल्कुल श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है और श्वेत प्रकाश हमको प्रदान करता है। हायर ल्यूमेन आउटपुट, इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में इसका आउटपुट जो होता है अधिक होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। अगर हम हाइलोजन लैंप के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि यह इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में अधिक कीमती होता है। मतलब इसका कॉस्ट जो होता है अधिक होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हाइलोजन लैंप का जो कॉस्ट होता है वो अधिक होता है। इसीलिए आज इस प्रेजेंट समय में हाइलोजन लैंप को रिप्लेस कर दिया गया है CFL और LED को लाकर। कहने का मतलब CFL और LED की अपेक्षा हाइलोजन लैंप का जो कॉस्ट होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है अब बहुत कम किया जाता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है हीट। हाइलोजन लैंप जो होता है, हाइलोजन बल्ब जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अनकंफर्टेबल होता है। किचन वगैरह में अगर आप हाइलोजन लैंप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप मतलब कि रह नहीं सकते, यह अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। और अगला है कि इसको आप टच नहीं कर सकते हैं अपने हाथों से जब हाइलोजन लैंप प्रकाश को उत्पन्न करता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। कहने का मतलब यह हमेशा कूल नहीं रहता है, हमेशा हीट रहता है। और अगला डिसएडवांटेज है शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो अधिक कम होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब है आपको जो हाइलोजन बल्ब अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको आपको हर 6 महीने में बदलना पड़ सकता है, और हर 6 महीने में बदलना ये क्या होता है अधिक कॉस्टली हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप के एप्लीकेशंस। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि हाइलोजन लैंप के एप्लीकेशंस। तो हाइलोजन लैंप का प्रयोग घरों के बाहर प्रकाश के लिए किया जाता है। खेल के मैदानों में जो लाइटें लगी होती हैं पहले, अब तो LED का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले जो खेल के मैदान में प्रकाश का व्यवस्था किया जाता था वो हाइलोजन लैंप ही होता था। और इसका प्रयोग किया जाता है पार्क तथा फैक्ट्री में प्रकाश के लिए किया जाता है, वीडियो फिल्म बनाने में प्रकाश के लिए, तथा विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उसमें प्रकाश के लिए हाइलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो हाइलोजन लैंप का प्रयोग बहुत अधिक जगहों पर किया जाता है। तो ये थे आप लोगों ने इस प्रकार का लैंप कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। ये लैंप जो होते हैं विभिन्न प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे मतलब कि ये कई प्रकार के कई रंग के प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो आप लोगों ने इस प्रकार का लैंप आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का लैंप आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। देखिए डिस्चार्ज लैंप आपका है, डिस्चार्ज लैंप। तो डिस्चार्ज लैंप का मीनिंग क्या होता है आपको बता दें कि मतलब कि डिस्चार्ज लैंप, डिस्चार्ज किसे बोलते हैं। देखिए जब हम कोई भी गैस में करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, और यही होता है आपका डिस्चार्ज लैंप। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, एक ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज लैंप। कहने का मतलब इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं और उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस भरी होती हैं। तो ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज लैंप। पहले आपको इस लैंप के बारे में डिटेल में समझा देते हैं, इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे।
देखिए कहने का मतलब यह जो लैंप होता है इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है और आपका डिस्चार्ज ट्यूब जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब आपको दिख रहा है इसमें साधारणतः हम नोबल गैस जैसे कि आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनान इस प्रकार की गैसों को भरते हैं या फिर इन सभी गैसों को मिश्रण होता है। अब जो इस ट्यूब में आपको दिख रहा है इसके एंड साइड पर किनारे पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से ही हम हाई वोल्टेज इसको प्रदान करते हैं और जो इसमें गैसेस भरी होती हैं इन्हीं गैसों के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमने बताया कि यह डिस्चार्ज लैंप जो होता है यह विभिन्न प्रकार के रंग के प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि जो इसमें गैसेस भरी जाती हैं सभी गैसेस का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सभी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। इसलिए जो गैसेस भरी जाती है उसी पर डिपेंड करता है कि यह किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो आपको इस लैंप का डेफिनेशन और एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि डिस्चार्ज लैंप जो होता है इसमें क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो होती है गैसेस भरी जाती हैं और इसके बाद उसको जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वह क्या करता है, डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से वह लाइट प्रोड्यूस करता है। तो एक ऐसा लैंप जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है उसको डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं। और इसी लैंप को क्योंकि इसमें गैसेस भरी जाती हैं तो इसको गैस डिस्चार्ज लैंप भी कहा जाता है। और आपको बता दिए डिस्चार्ज लैंप का मीनिंग होता है कि जब गैसों में करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। और इसी सिद्धांत पर आपका डिस्चार्ज लैंप जो होता है वर्क करता है। अब हम देखते हैं डिस्चार्ज लैंप का कंस्ट्रक्शन कि इस लैंप को डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो डिस्चार्ज लैंप में हमने आपको बताया, जैसे कि आप लोगों को चित्र में भी दिखाया कि डिस्चार्ज लैंप कुछ इस प्रकार से होता है। तो उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक ट्यूब होता है। अब यही ट्यूब जो होता है मेन होता है इसमें। तो डिस्चार्ज लैंप में क्या होता है, एक ट्यूब होता है और इस ट्यूब में जो गैसेस होती हैं वह लो प्रेशर पर रखी जाती हैं। इसमें क्या है, गैस के रूप में जो है नोबल गैस भरा जाता है और यह लैंप विभिन्न प्रकार के रंग के प्रकाश को भी उत्पन्न कर सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि गैस ट्यूब में कौन सा गैस भरा गया है। जैसे अगर गैस ट्यूब में नियॉन गैस भरते हैं तो यह रेड और ऑरेंज कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। देखिए सभी गैसेस का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है और गैसें जो होती हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करती हैं और इसी पर डिपेंड करता है कि जो आपका डिस्चार्ज लैंप है वह किस प्रकार का, किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा। अब देखिए गैस ट्यूब के अंत में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम हाई वोल्टेज सोर्स इसको प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्चार्ज लैंप कैसे वर्क करता है। वर्किंग ऑफ डिस्चार्ज लैंप। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें हम नोबल गैस भरते हैं। नोबल गैस भरकर ट्यूब के दोनों सिरों के मध्य जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड की सहायता से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब इस लैंप में जो गैस होता है वह उच्च वोल्टेज की वजह से आयनित हो जाता है। चूँकि जो गैस होता है वो उसमें लो प्रेशर होता है इसलिए गैस जो होता है वो ट्यूब में बना रहता है। अब ये जो आयनित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक एंड से दूसरे एंड मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन आयनित हो जाते हैं, जो आयनित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करने लगते हैं उस ट्यूब के अंदर। अब इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में होता क्या है, जो आयनित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अनआयनित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं और लाइट को एमिट करते हैं। अब जो इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है इस ट्यूब में, उस गैस के गुणों के आधार पर प्रकाश के विभिन्न रंगों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो डिस्चार्ज लैंप होता है वो वर्क करता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज लैंप। डिस्चार्ज लैंप के एप्लीकेशन को देखने से पहले हमें अभी इसी के बारे में आगे भी पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको केवल डिस्चार्ज लैंप के बारे में समझना है, लेकिन अभी आगे आप मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप आदि जैसे लैंप पढ़ेंगे।
तो उसमें भी डिस्चार्ज लैंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वही काम करता है। तो डिस्चार्ज लैंप के टाइप्स की अगर बात करें तो डिस्चार्ज लैंप होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है लो प्रेशर डिस्चार्ज, एक होता है हाई प्रेशर डिस्चार्ज, एक होता है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। तो ये तीन टाइप के जो होते हैं आपके डिस्चार्ज लैंप होते हैं। तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो डिस्चार्ज लैंप का प्रयोग जो होता है स्ट्रीट लाइटिंग होता है, जो सड़कों पर लाइटिंग किया जाता है उसमें किया जाता है। स्पोर्ट एरेनास मतलब कि जो स्पोर्ट्स पे लाइट लगाए जाते हैं वो सो डिस्चार्ज लैंप होता है। एयरक्राफ्ट में होता है, जिम्नेशियम में होता है और कई प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब देख लेते हैं अगर एग्जाम में मतलब कि एप्लीकेशन न पूछे और कुछ पूछ ले कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो अगर जो डिस्चार्ज लैंप होता है उसके एडवांटेज की बात करें तो यह इसको मतलब कि सबसे पहले आपको बता दें, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इनकैंडेंसेंट लैंप। तो इनकैंडेंसेंट लैंप को रिमूव करके हटा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, डिस्चार्ज लैंप आया। मतलब डिस्चार्ज इनकैंडेंसेंट लैंप में जो भी कमियां थी उसको यहाँ पर सुधारा गया है। इनकैंडेंसेंट लैंप का जीवन काल कम होता है, लेकिन जो डिस्चार्ज लैंप होता है आपका, इसका लाइफ जो होता है लॉन्ग होता है, मतलब इसका जीवन काल अधिक होता है और कीमत में यह कम होता है। और इसको हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन मतलब कई प्रकार के एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस लैंप का सबसे अच्छी बात यह है कि यह विभिन्न प्रकार के कलर के रंग का प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है। तो अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर हम इसका कंपेयर करें CFL से या LED से तो इसके कॉस्ट में डिफरेंट आता है, मतलब अधिक यह कॉस्टली पड़ता है जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं CFL होते हैं उसकी अपेक्षा। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है। पहले हम ये समझते हैं कि इल्यूमिनेशन होता क्या है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रदीपन। जैसे आप अपने घरों में कोई लाइट देखते होंगे, जब कोई लाइट बल्ब हो गया या कैंडल हो गया तो जो वो लाइट बल्ब जलता है और जलने के बाद किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु पर पड़ता है, तो किसी लाइटिंग स्रोत द्वारा दिए जाने वाले प्रकाश की जो वैल्यू होती है, किसी प्रकाश की जो मात्रा होती है, इसी को इल्यूमिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप एक लाइट देख रहे होंगे, अब ये लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना प्रकाश दे रहा है, कितना लाइट दे रहा है, उस जगह पर पड़ने के बाद उसकी वैल्यू को मापना ही क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन कहलाता है। अब इल्यूमिनेशन को अगर हमें अच्छे से समझना होगा तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइट क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा लाइट जो होता है एक प्रकार का रेडिएंट एनर्जी होता है और लाइट का उपयोग हम वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पर लाइट को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लाइट के बिना ही इल्यूमिनेशन जो है इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए लाइट जो है वो होता है कॉज मतलब कारण होता है इल्यूमिनेशन का। इल्यूमिनेशन जो होता है लाइट का इफेक्ट होता है। जैसे जब कोई कैंडल वगैरह या फिर कोई लाइट बल्ब जलता है तो वह किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर जितना प्रकाश पड़ता है उसकी वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, इल्यूमिनेशन बोला जाता है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि किसी लाइटिंग स्रोत द्वारा दिए जाने वाले प्रकाश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है, सीधा सा इसका सामान्य शब्दों में अगर बताएं तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करना। और जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रकाशित करेंगे कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट या वह वस्तु जो है इल्यूमिनेटेड हो गया। जैसे आप अपने हाथ में एक लाइट बल्ब लेके किसी वस्तु पर उसको लाइट को स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, तो वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, जो वस्तु होगा वो क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है इल्यूमिनेशन। बाकी उस ऑब्जेक्ट पर कितना प्रकाश पड़ रहा है इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि मतलब कि जो आपका एरिया रहेगा वो यूनिट होना चाहिए और यूनिट टाइम में कितना प्रकाश पड़ रहा है उसी द्वारा हम इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करते हैं। इसका डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप अभी के लिए यही समझ लीजिए इल्यूमिनेशन जो होता है किसी भी लाइट बल्ब द्वारा या किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसी की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब साधारण शब्दों में आपको बता दिए, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करना और जिस ऑब्जेक्ट पर वह प्रकाश पड़ता है उसको बोलते हैं कि यह वस्तु इल्यूमिनेटेड हो गया।
अब यहाँ पर आपको लाइट भी समझना होगा, क्योंकि लाइट के बिना इल्यूमिनेशन जो है इम्पॉसिबल है। क्योंकि लाइट इल्यूमिनेशन जो होता है लाइट का ही इफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश पड़ा तो किसके कारण पड़ा, लाइट के कारण पड़ा। तो लाइट यहाँ पर क्या हुआ, आपका कॉज हुआ, लाइट आपका कारण हुआ, और इल्यूमिनेशन जो हुआ इफेक्ट ऑफ लाइट हुआ। तो इल्यूमिनेशन और लाइट में यही एक डिफरेंस होता है। लाइट इज अ कॉज, लाइट जो होता है कॉज होता है मतलब कारण होता है, और इल्यूमिनेशन जो होता है इफेक्ट ऑफ लाइट, यह लाइट का क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे आप जनरली दैनिक जीवन में ही कोई वस्तु देखते हैं, तो कोई वस्तु अगर आपको दिख रही है आँख से, कोई वस्तु प्रकाश से प्रकाशित होती है, तो उसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। जैसे आप अपने घरों में लाइट लगाते हैं, तो लाइट लगाने के बाद क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है इल्यूमिनेशन, इसी को बोला जाता है। और इल्यूमिनेशन कैसे पॉसिबल हुआ, लाइट की वजह से। तो लाइट है जो है वो कॉज है, और इल्यूमिनेशन जो है यह इफेक्ट ऑफ लाइट है। और जो भी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब क्या है, इल्यूमिनेशन के कारण ही पॉसिबल है। मतलब कि जो किसी जगह से लाइट सोर्स जैसे सन है, तो सन आपको क्या किया, लाइट दिया, और वह कई जगह फैल गया, तो वह क्या हुआ, इल्यूमिनेशन, यही होता है। और डेफिनेशन आपको बता दिए हैं, किसी भी लाइटिंग स्रोत द्वारा दिए जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या बोला जाता है, इल्यूमिनेशन। तो हमने समझ लिया कि इल्यूमिनेशन होता क्या है। अब हम समझते हैं लाइट से इसका क्या संबंध है, और लाइट क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको इस चैप्टर में। क्योंकि देखिए जो लाइट होता है वो एक क्या होता है, वैसे तो लाइट की जनरली परिभाषा जो होती है, हम लाइट को यही जानते हैं कि लाइट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए लाइट हमें क्या करता है, प्रकाश हमको सहायता प्रदान करता है। लेकिन लाइट जो होता है एक रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट जो होता है एनर्जी होता है। वो कैसे होता है अब आपको हम आगे समझाते हैं। अब देखिए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है, प्रकाश की प्रकृति। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि जो ये यहाँ पर टॉपिक दिया है नेचर ऑफ लाइट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे 12th में, उसका मतलब ये नहीं वहाँ पर आपको पूरा नेचर पढ़ना है लाइट का। वैसे तो लाइट का नेचर डुअल नेचर का लाइट होता है, लेकिन आपको उस डुअल नेचर के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं जानना है। यहाँ पर लाइट के नेचर से मतलब ये है कि हम लाइट को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। यहाँ पर इसका मतलब ये है लाइट के नेचर से, कि मतलब लाइट से हम किस प्रकार से उसको मतलब हीट में उसको कन्वर्ट, लाइट से मतलब कि जो कोई भी वस्तु होता है ना, जब उसको हम हीट करते हैं तो एक मतलब कि एक निश्चित तापमान पर वो हीट होता है, लेकिन जब ज़्यादा हीट करने लगते हैं तो वह क्या करता है, प्रकाश देने लगता है। जैसे आप अपने घरों में जो 100 वाट वाला बल्ब है आप उसे देखते हो, पहले क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है, लेकिन ज़्यादा हीट होकर वह प्रकाश देने लगता है। तो इसी प्रकार से लाइट के नेचर को हमको समझना है, न कि लाइट का नेचर जो डुअल नेचर होता है उसको हमको नहीं समझना है यहाँ पर। तो नेचर ऑफ लाइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, और लाइट बता देंगे, उसके बाद नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या लिखना होगा उसको भी बता देंगे। देखिए अगर हम बात करें कि जो लाइट होता है उस वो हमको प्राप्त कहाँ से होता है, तो अगर बात करें सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट का स्रोत क्या है, तो लाइट हमको दो जगह से प्राप्त होता है। एक होता है आपका नेचुरल सोर्स, एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स। तो जो नेचुरल सोर्स होता है उसका मतलब, नेचुरल सोर्स का मतलब जैसे कि आप सन हो गया, सन मून, ये सब क्या है, ये नेचुरल सोर्स है, ये प्रकृति ने हमको दिया है। और जो आर्टिफिशियल होता है वो आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, और कृत्रिम का मतलब उससे जरूर न जरूर मनुष्य ने बनाया होगा। तो सोर्स ऑफ लाइट हमने आपको बताया दो टाइप से आपको लाइट प्राप्त होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में जो है वो सन या मून हो गया, ये सब चीज़ें आती है, और आर्टिफिशियल में जो मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। और इसी आर्टिफिशियल को ही आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जो हमने बनाया CFL बनाया, मनुष्य ने ही बनाया, और जो LED लैंप हो गया ये सब मनुष्य ने बनाया। तो आर्टिफिशियल सोर्स यहाँ पर हमको आपको इस चैप्टर में बताना है, और यही चीज़ आपको पढ़ना है। तो जो आर्टिफिशियल होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक वाला, एक होता है नॉन इलेक्ट्रिक वाला। क्योंकि देखिए प्रकाश तो हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसको बता दिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में भी दो टाइप है, क्योंकि एक आप घरों में जो चिमनी होता है या फिर लालटेन जो होता है वो देखते होंगे, वो क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रिक है, उससे मतलब कि इलेक्ट्रिक का उसमें कोई यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उससे प्रकाश प्राप्त करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक सोर्स, जो आप घरों में 100 वाट वाला लाइट देखते हैं या कोई इलेक्ट्रिक लैंप देखते हैं, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये क्यों आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये इसको मनुष्य ने बनाया है। तो लाइट तो हमने बता दिया आपको, लाइट दो जगह से प्राप्त हो सकता है, नेचुरल एक आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में भी दो होता है, एक इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, एक नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स होता है। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका जवाब अपने शब्दों में दीजिए कि जो हम आर्टिफिशियल लाइट होता है, वो आर्टिफिशियल जो लाइट होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे कि जैसे आर्टिफिशियल में आप नॉन इलेक्ट्रिक छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम। नॉन इलेक्ट्रिक मतलब ऑयल, जैसे अब तेल वाला लैंप हो गया,
लालटेन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक लाइन में जो 100 वाट वाला बल्ब होता है, वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट होता है उसका मेन सोर्स क्या है? तो उसका मेन सोर्स आपको पता है, जो आप 100 वाट वाला बल्ब देखते हैं उसमें भी तो कुछ लगा होता है, उसी से हमको क्या होता है, लाइट प्राप्त होता है। उसमें क्या लगा होता है, एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, और यह क्या है, एक मेटल बॉडी होता है। तो कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट होता है, इसका मेन सोर्स होता है एक धातु। जब धातु को गर्म करते हैं, जब थोड़ा गर्म करते हैं तो वो केवल हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप 100 वाट वाला बल्ब, आपको उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है, आप समझ सकते हैं, जिसको जब जैसे आप देखते होंगे, जब मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जब आता है, जब मतलब ज़्यादा पावर का इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तो केवल उसमें क्या होता है, केवल वो हीट भर होता है, लाइट हमको नहीं प्रदान करता है। लेकिन जैसे उसका जब इलेक्ट्रिसिटी जब सही आता है, मतलब जितना उसको चाहिए होता है, जितना रेटिंग होता है उतना आता है, तो क्या करता है, हमको लाइट भी प्रदान करता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी पिंड को, जब किसी भी मेटल बॉडी को हम इलेक्ट्रिक देकर उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो उस मेटल बॉडी का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर उस मेटल बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो एक ऐसा टेम्परेचर पे उस मतलब सप्लाई उसको देते रहेंगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो हमको लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका आर्टिफिशियल लाइट होता है उसका मेन सोर्स होता है मेटल बॉडी। और मेटल बॉडी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसका टेम्परेचर जो हो बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर वो सहन कर सके। और जैसे ही हम मेटल बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ साथ पहले हमको वो हीट प्रोड्यूस करता है, फिर कहने का मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद लाइट हमको प्रोड्यूस करता है। और ये ऐसा नहीं कि हीट से सीधा लाइट में जाता है, ये अलग अलग प्रकार का रंग हमको प्रदान करता है पहले। जैसे कम हीट करेंगे तो क्या रहेगा, लाल रहेगा, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, नीला, फिर बैगनी, तब जाके हमको वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश हमको प्राप्त होगा। और ये जो आपको जो यहाँ पर विभिन्न कलर के जो रंग होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइट वेव्स होते हैं। और तो आपको समझ में आ गया, तो लाइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी होता है। लाइट क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा लाइट क्या होता है, लाइट को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो लाइट का जो आर्टिफिशियल जो होता है, जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, उसका मेन सोर्स यही है, मेटल बॉडी। तो मतलब जब किसी भी हम बॉडी को जब गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है, मतलब कि निकालता है। तो अब बात आती है कि हम किसी भी बॉडी को हीट कैसे कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए कोई मेटल बॉडी है, अगर हमको हीट करना हो उसको, तो कैसे कर सकते हैं? तो हीट करने का दो तरीका हो सकता है। एक होता है आपका कि आप उसको इलेक्ट्रिक करंट दें उस बॉडी को, तब वो हीट होगा। और दूसरा होता है कोई चीज़ पहले से हीट हो, उसके संपर्क में लाए तो वो हीट होगा। तो दो तरीका हो सकता है किसी भी बॉडी को हीट करने का। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना जो वो है इलेक्ट्रिक सोर्स, क्योंकि किसी भी मेटल बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस जब होता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, मतलब करंट देते हैं, तो हमको हीट प्रदान होता है। वो हीट होता है I²R। इसी को बोला जाता है कि इतना लॉस हुआ। तो यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलता है, और आपको यही सिलेबस में अपने नोट्स में भी लिखना है। जब कि कोई भी हीटेड बॉडी होती है, मतलब कोई भी गर्म बॉडी होती है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वह हीट के फॉर्म में होता है, या तो लाइट के फॉर्म में होता है, या इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। क्योंकि हीट अगर कम है तो वह हीट के फॉर्म में ही रहेगा, हीट ज़्यादा है तो लाइट के फॉर्म में रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हीट और लाइट दोनों के फॉर्म में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होता है। और आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू बता दें, जब आप कोई भी बॉडी को हीट करते हैं, मेटल बॉडी को हीट करते हैं, जब उसका टेम्परेचर जो होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, तो वह क्या कहता है, तब वह रेड हॉट स्टेट बोला जाता है। तब वो बॉडी जो होती है, उस बॉडी का जो स्टेट होगा और जो अवस्था होगी, उसको बोला जाता है रेड हॉट स्टेट। मतलब कि उस समय जो वो बॉडी होती है, जो मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होती है, तब वह जो बॉडी होती है वो हीट एनर्जी एमिट करती है, जो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी एमिट करती है। और इस स्थिति में जो वह हीट एमिट करती है उसको बोला जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। अब देखिए, अगर उसी मेटल बॉडी के हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, कहने का मतलब जब उसका टेम्परेचर जो होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वह बॉडी का स्टेट जो होता है वो
वाइट हॉट हो जाता है और इस स्थिति में वह जो बॉडी होती है वह अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है प्रोड्यूस करती है। देखिए ये सब चीज़ें आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कई बुक से ना पढ़ना पड़े। यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो कई बुक से पढ़ के इसके बाद आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो आपको कई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे आपका टाइम का बचत होगा। ठीक है, यहाँ पर जो नोट कराए जा रहे हैं आप इसको लिखते भी जाइए। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि जो आपका नेचर ऑफ लाइट होता है वहाँ पर इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखना चाहिए आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रकाश, जो लाइट होता है इसमें तो लाइट में क्या होता है, एनर्जी होता ही है। तो लाइट जो होता है आपका एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा होता है जो हमको देखने में मदद करता है। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे जो लाइट जो होता है आपको पता है छोटे छोटे फोटान से, छोटे छोटे परमाणु कण से बना होता है। ठीक है, और जो लाइट की किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आगे चलती हैं। इन तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और प्रकाश का वेग आपको पता है n/λ करके इसका फार्मूला होता ही है। तो प्रकाश के बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपको बस इतना ही जानना था कि किस प्रकार से यह रेड हॉट में होता है, फिर वाइट हॉट में होता है, किस प्रकार से लाइट एमिट करता है, तो यही जानना था। प्रकाश के नेचर में आपको इतना लिखना है। अब हम देख